नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग इस समय विपक्ष के निशाने पर है। बिहार में जिस तरीके से मतदाता सूचियों में उसकी एक गहन परीक्षण की बात की जा रही है, उसको लेकर उस पर ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष हमलावर है और ये कह रहा है कि किस तरह से मतदाता सूची से लोगों के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। कल शाम विपक्ष के नेताओं ने, बिहार के विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अभी तक तो चुनाव आयोग अपनी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है। अब वो विपक्ष के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, यानी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक परंपराओं को किस तरीके से इग्नोर कर रहा है, उसका भी उदाहरण अब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने पर प्रतिबंध लगा रहा है और वो उनको सीमित संख्या में, यानी आदेश जारी कर रहा है कि किनको मिलना है और किनको नहीं मिलना है। इस मुद्दे पर भी जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग घिरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का मामला, जो SIR है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इसके नाम पर जिस तरीके से साजिश की जा रही है, जो आरोप है विपक्ष का कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम चुनावी वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नए नियम बनाए हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर गहन पुनरीक्षण करना था मतदाता सूची का तो फिर उसके लिए समय दिया जाना चाहिए था। 1 महीने में ऐसा कौन सा तंत्र है चुनाव आयोग के पास जो 1 महीने में लोगों के तमाम जो ID कार्ड हैं, तमाम जो उनके जो पहचान पत्र हैं, उनको वेरीफाई भी कर लेगा, उनको उनसे ले भी लेगा और जिनके पास नहीं होगा उनको ये मौका भी दे देगा कि वो इसको जमा कर दें। बिहार में एक लगभग 70% से ज़्यादा इलाका ऐसा है जो बाढ़ ग्रसित है। हर साल वहाँ पर बाढ़ आती है। लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके हर साल दस्तावेज गायब हो जाते हैं। कुछ तो बनवा पाते हैं, कुछ नहीं बनवा पाते हैं। 22% से ज़्यादा आबादी जहाँ बाहर रह रही है, पलायन कर गई है। पलायन यानी रोजी रोटी के लिए वो दूसरे राज्यों में गई हुई है, अपने जो मूल उनका स्थान है वहाँ से बाहर रह रही है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मैट्रिक पास नहीं है। उन सब के पास दस्तावेज कहाँ से आएंगे? खासतौर पर जन्म प्रमाण पत्र। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं और जो महज 1 महीने का समय दिया गया है चुनाव से ठीक पहले, उसको लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव आयोग कोई साजिश कर रहा है ताकि बड़ी संख्या में मतदाता सूची से लोगों को बाहर किया जा सके। क्योंकि जब जनवरी में फाइनल लिस्ट अपलोड की गई थी, बताई गई थी, जारी की गई थी, तब उसमें पुरानी लिस्ट थी और अब अचानक 3-4 महीने के बाद ये फैसला लिया गया है। इसको लेकर जो बात की है चुनाव आयोग से मिलकर विपक्ष के नेताओं ने, उसमें भी बहुत से सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अब एक और सवाल इसमें आ रहा है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के नेताओं को कैसे मिलने के लिए उनकी सीमा तय कर रहा है कि कौन मिल सकता है और किस संख्या में लोग मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये वाजिब सवाल है कि जब चुनाव आयोग इस लोकतंत्र का जो मूल कहा जाए कि जो उसका आधार है चुनाव जी, उसको संचालित करने वाली संस्था है, तो वो ये कैसे कह सकती है कि हम फलां से मिलेंगे, फलां से नहीं मिलेंगे। इस देश के अंदर हजारों में जो है वो राजनीतिक दल हैं, तो आपको सबसे मिलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब इस दल से मिलेंगे और इस दल से हम नहीं मिलेंगे। चुनाव आयोग यही कर रहा है कि हम दल के प्रमुख जो है, मतलब उनके अध्यक्ष जो हैं, उनसे ही मिलेंगे। यानी आप अगर तृणमूल कांग्रेस है तो आप ममता बनर्जी से ही मिलेंगे, कांग्रेस है तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे से ही मिलेंगे, RJD है तो आप लालू प्रसाद यादव से ही मिलेंगे, लेकिन बीजेपी में आप JP नड्डा से नहीं मिलेंगे, आप शहजाद पूनावाला से भी मिल लेंगे जी। तो ये चुनाव आयोग जो कर रहा है, तो इसको लेकर भी सवाल है। यानी ये साफ हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किस पार्टी का कौन व्यक्ति आपसे मिलेगा, ये वो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। और दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग को असीमित अधिकार नहीं है। जी हाँ। जो नियम भी बनते हैं वो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें होते हैं। आपको ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप जो चाहे वो आप कानून बना लेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट से कई बार चुनाव आयोग को फटकार लग चुकी है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो बीच में एक समय आया था समीर जी की जब रोक रोक के रास्ते में तलाशियां ली जाती थी कि पैसा कहाँ लेके जा रहा है। आपको आदमी है जमा करने जा रहा है बैंक में, लेकिन आपने उसे रास्ते में रोक दिया और पैसा उसका जब्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप ठीक है, आप जो है कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नियम बनाने के अधिकार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ भी, हालांकि कल जो अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रेस से बात कर रहे थे चुनाव आयोग से मिलने
के बाद, तो उन्होंने कहा कि जब एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी जाने का मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट सुने या ना सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि साहब अगर चुनाव आयोग कोई प्रक्रिया शुरू कर चुका है, वो असंवैधानिक है, तब भी क्या आप इस पर नहीं सुनेंगे? जी हाँ। सवाल तो ये है कि अगर चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है अगर चुनाव आयोग, तो क्या तब भी आप इसको नहीं सुनेंगे? तो ये बात कही जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, मुझे लगता है। बिल्कुल, इसको अभी सुनाते हैं जो नेताओं ने मुलाकात की कल चुनाव आयोग से, उनका क्या कहना है। सभी जो विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता थे, कांग्रेस के भी नेता, आरजेडी के भी नेता और कम्युनिस्ट पार्टियों के भी नेता, उन सब लोगों ने क्या कहा है। लेकिन जयराम रमेश ने, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी गए थे उस प्रतिनिधिमंडल में और उन्होंने लिखा है कि उनको 2 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार कराया गया और इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है कि चुनाव आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि किस पार्टी का कौन नेता उससे मुलाकात करेगा। जयराम रमेश लिख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि कल शाम इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। पहले आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंततः दबाव में आकर प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। आयोग ने मनमाने ढंग से प्रत्येक पार्टी से केवल 2 प्रतिनिधियों को ही अनुमति दी, जिससे हम में से कई लोग आयोग से मुलाकात नहीं कर सके। मैं स्वयं लगभग 2 घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठा रहा। पिछले 6 महीनों में आयोग का रवैया लगातार ऐसा रहा है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को कमजोर करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये विपक्ष की सुनवाई के अनुरोधों को नियमित रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता। आयोग को संविधान की भावना और उसके प्रावधानों के अनुरूप काम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत के लिए मनमाने नियम नहीं बना सकता, जैसे कि प्रतिनिधियों की संख्या, उनके पद या ये तय करना कि कौन अधिकृत है और कौन नहीं। जब प्रतिनिधिमंडल ने इन नियमों को मनमाना और भ्रामक बताया तो आयोग ने जवाब दिया, ये नया आयोग है। ये सुनकर चिंता और गहरी हो जाती है। इस नए आयोग की अगली चाल क्या होगी और कितने और मास्टर स्ट्रोक देखने बाकी हैं। जैसे नवंबर 2016 की नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया था, वैसे ही चुनाव आयोग की ये वोटबंदी जो बिहार और अन्य राज्यों में SIR के रूप में सामने आ रही है, ये हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। ये वास्तव में हैरान करने वाली बात है अमलेंदु जी कि चुनाव आयोग जवाब दे रहा है कि ये न्यू कमीशन है, नया आयोग है, नया चुनाव आयोग है, ये न्यू इंडिया है जहां इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जबकि उसको ये नहीं पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। संवैधानिक दायरे में बंधा हुआ है, एक संवैधानिक संस्था है और वो उतना ही नया बन पाएगा जितना नया बनने की उसको संविधान अनुमति देता है। और शायद चुनाव आयोग भूल रहा है कि अभी बांग्लादेश में होकर चुका है। हाँ। वहां मुख्य चुनाव आयुक्त को सजा हुई है। जी हाँ। तो यहाँ भी सजाएं होंगी, ये याद रखा है चुनाव आयोग कि आप जो गड़बड़ियां कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, तो सबकी समय आएगा, ऐसा नहीं है आप देश छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा जी। तो यहीं रहेंगे आप। तो ये धमकियां जो चुनाव आयोग दे रहा है, अब इस लोकतंत्र को धमकी है समीर जी। बिल्कुल ये कहना कि ये नया चुनाव आयोग है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र को धमकी है, किसी राजनीतिक दल को धमकी नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को धमकी है कि आपको वोट का अधिकार हम छीन लेंगे, ये चुनाव आयोग कहना चाहता है। इस पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बाकी अब ये दल तय करेंगे क्या करना है। हालांकि कल साफ तौर पर कहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया है कि अब आंदोलन होगा और चुनाव आयोग से आंदोलन के जरिए निपटा जाएगा। तो सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये पूरा प्रतिनिधिमंडल कल जो मिलने गया था उसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के नेता, वकील हैं, बड़े वकील हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। क्या कह रहे हैं वो चुनाव आयोग से मिलने के बाद, उनको सुनते हैं। दोस्तों, हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था, उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा
कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा, आज आप देखें बड़ा दुर्भाग्य है कि 11 पार्टी हैं, तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेंगे। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में हम गए थे, जिसमें लगभग 2.5-3 घंटे से वार्तालाप चल रहा है। सभी लोग बोले, मैं सिर्फ बिंदु आपके तो ये बहुत इस जो चुनाव आयोग का ये फैसला है कि राष्ट्रीय दलों के, कोई भी दल है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल है, उनके सिर्फ 2 लोग जाएंगे और उनके केवल अध्यक्ष जाएंगे। ये एक मनमाना फैसला है और ये दिखा रहा है कि किस तरह से वो तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं और नियमों को, संवैधानिक जो उसके पास अधिकार है, उसका कैसे दुरुपयोग कर रहा है। और यही आरोप लगाया है जयराम रमेश ने कि वो कौन तय करने वाला होता है कि कौन जाएगा और कौन नहीं, पार्टी किसको अधिकृत करती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब ये तो वैसे ही न्यू आयोग की बात कर रहे हैं कि ये नया आयोग है, वैसे ही सरकार भी नए न्यू इंडिया की बात कर रही है। अमलेंदु जी, जब विदेश प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने थे तो उसमें राजनीतिक दलों से मांगे गए कि आप नाम दीजिए, उन्होंने जो नाम दिया उनको दरकिनार करके अपने हिसाब से भेज दिए गए। उसी तरीके से अब चुनाव आयोग ये तय करेगा कि किस राजनीतिक दल का कौन व्यक्ति आकर उससे बात करे। हाँ बिल्कुल, ये कौन चुनाव आयोग का आके बात करे, अब ये चुनाव आयोग बताएगा किससे बात करनी है। और इतना ही नहीं, वोट किसको देना है ये भी चुनाव आयोग तय करेगा। कर ही रहा है। जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के, वो भी कि 39 लाख वोटर जो संजय राउत ने कहा, तो ये तो चुनाव आयोग ही तय कर रहा है। अब बिहार में भी जो करने जा रहा है उस पर यही आरोप लग रहे हैं कि जो जिनको मनमाने तरीके से वो वोटर लिस्ट से बाहर कर देगा और जो जिसको चाहेगा उसको अंदर कर देगा। हाँ बिल्कुल, इसको जिसको चाहेगा अंदर कर देगा। और ये तो साफ तौर पर कह दिया कि 22% लोग तो बाहर हो ही जाएंगे। जी हाँ, यानी 22% लोग बाहर हो ही जाएंगे। और 22% मतलब आप समझ लीजिए कि ये कौन होंगे, 22% वो लोग होंगे जो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं जी, तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, उनके वोट ही छीन लिए जाएंगे। तो ये एक नया चुनाव आयोग है, तो नया देश भी बना रहा है, नए मतदाता भी बना रहा है और नया संविधान भी बना रहा है चुनाव आयोग। ये साफ समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल, इसको लेकर चुनाव जो राजनीतिक दल हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है कि किस तरह से बिहार में मतदाता सूचियों को मनमाने तरीके से तैयार करने की और उसका रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी ओर चुनाव आयोग से शिकायत कौन करेगा, इसके लिए चुनाव आयोग नियम तय कर रहा है राजनीतिक दलों के लिए। एक बार सुनेंगे आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं, जो प्रतिनिधिमंडल गया चुनाव आयोग से मिलने के लिए। और अभी तक विवाद इस पर था कि चुनाव जो बिहार में रिव्यू हो रहा है, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है, और अब एक नया विवाद चुनाव आयोग ने खड़ा कर दिया है, खुद को नया आयोग बताते हुए। सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। बड़े विस्तार से हमारे सीनियर लीडर अभिषेक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में।
उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं किसी के इशारे किसी के इरादे तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज। तो सीधे तौर पर आरजेडी नेता मनोज झा कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आयोग ने एकदम एक खाना पूर्ति की मुलाकात करके, लेकिन कोई सौहार्दपूर्ण नहीं रही, कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। शिकायतों का पूरा उसको बिंदुवार सारी शिकायतें बताई गई, लेकिन कोई उस तरह से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि उस पर कोई सुनवाई करेगा। और जिस तरह से कह रहे हैं कि इसको लेकर अब जनता सड़कों पर उतरेगी। बहुत बड़ा मसला है, इस वोटिंग राइट्स को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है लोगों ने, और उसके बाद जब ये मतदान का अधिकार मिला जिसमें 1 वोट की कीमत बराबर होती है चाहे जिसका वोट हो, उस वोटर लिस्ट से लोगों को निकालने की बाहर हो रही है। पूरा का पूरा जो संवैधानिक तंत्र है वही नष्ट करने की साजिश की जा रही है इस नए चुनाव आयोग के द्वारा। नए आयोग के द्वारा, जो चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि ये नया आयोग है, कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, यानी संविधान से ऊपर है और कुछ भी कर सकता है, यह चुनाव आयोग बता रहा है। और साफ तौर पे समीर जी, मनोज झा कहते हुए सुने जा रहे हैं कि गरीबों के वोट काटेगा। 22% गरीब हैं जो, उनके वोट काटेगा। ये तो कटेंगे ही कटेंगे और भी ज्यादा कटेंगे। तो यानी गरीबों का वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ये नया चुनाव आयोग तय कर रहा है। तो ये चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि गरीब वोट नहीं देगा अमीर ही वोट देगा? ये चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला, इसको लेकर सवाल है। मुझे लगता है कि इस पर लंबी कानूनी लड़ाई भी होनी चाहिए और आंदोलन की बात भी होनी चाहिए। और ये साफ तौर पर मनोज झा कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इस पर अब आंदोलन होगा। तो आंदोलन की शक्ल क्या होगी, क्या होगा ये, लेकिन साफ तौर पर है कि कल इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद ये कह दिया है कि अब चुनाव आयोग से चुनाव से पहले ही आर पार होगा। अब उसका क्या रूपरेखा होगी, क्या होगी, आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़े मोड़ पर यह मामला पहुंच चुका है। चुनाव आयोग मनमानी और अपनी मनमानी को जस्टिफाई भी कर रहा है। वो कह रहा है कि ये नया आयोग है, यानी इसका ये समझा जाए कि वो जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। चाहे वो मतदाता सूचियों में हेरफेर कर दे, जिसको मन चाहे मतदाता सूची में उसका नाम डाल दे और जिसको मन करे उसका नाम निकाल दे। अभी तक ये शिकायतें हो रही थी, अब शायद अपने इस जो उसके कार्यप्रणाली है उसको वो जस्टिफाई करते हुए कह भी रहा है कि ये नया आयोग है, कुछ भी कर सकता है। सुनते हैं, एक बार तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर लगातार सवाल उठाए हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बिहार की बड़ी संख्या में आबादी जो बाहर रह रही है, जिनके पास जो गरीब है, हर साल बाढ़ में जिनके तमाम दस्तावेज छोड़िए उनका सब कुछ चला जाता है बाढ़ में, वो लोग 1 महीने के भीतर कहां से लाएंगे? जाहिर सी बात है बहुत से लोग नहीं लाएंगे तो इसका मतलब उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद फिर कल को उनको जो तमाम जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर दिया जाए, क्योंकि ये एक अभी शुरुआत है। यही आशंका जताई जा रही है। सुनते हैं एक बार तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। और जातीय जनगणना में रिपोर्ट में तो सब आया, हर जाति में बिहार में गरीब लोग 96 लाख परिवार जिसका
6,000 से कम आए हैं, जिसको हमारी बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रखा। ये वही लोग हैं। लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड, जो बिहार से पलायन जो मजदूर करते हैं, तकरीबन 3 करोड़ है। अनरजिस्टर्ड मिला लीजिए तो 5 करोड़। कहां से आएंगी, कैसे बनेगा? तो ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग, लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। तो ये वही बात कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको एक नागरिकता छीनने की कोशिश की जा रही है मतदाता सूची से वंचित करके। और एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर उनको इस वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा तो आगे बहुत सारी योजनाओं से उनके नाम काट दिए जाएंगे, और उसकी ये शुरुआत है। इसीलिए इसको कहा भी जा रहा है कि छिपे तौर पर एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसको चुनाव आयोग जो है वो एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। ये साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है समीर जी। और ये एनआरसी का ही एक रूप है, चूंकि जब आपको सब कागज देने हैं और फिर उसके बाद अब तो ये हो सकता है कि फिर इन गरीबों को पकड़ के जो है डाला जाएगा डिटेंशन सेंटर्स में जी। और जो ये जर्मनी में हुआ जिस तरीके से, उसी तरीके से गरीबों का सफाया किया जाएगा, गैस चैम्बर्स में क्या छोड़े गरीबों को उड़ाया जाएगा। तो यहाँ से अमीर रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के मित्र रहेंगे, बाकी देश की जनता जो है वो उसका सफाया कर दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग तो शायद इसी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। विपक्ष के ऐसे आरोप हैं, और जो दिख भी रहा है कि जो विपक्ष के आरोप हैं वो शायद सच होते हुए नजर आ रहे हैं समीर जी। बिल्कुल सच होते नजर आ रहे हैं। और इससे जो प्रतिनिधिमंडल गया मिलने के लिए चुनाव आयोग से, उसमें सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी थे। सुनते हैं दीपांकर भट्टाचार्य को भी। और वहां बिहार में लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे अपने नए फरमान से बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। यानी एक तरीके से ये समझा जाए कि उनको उनकी नागरिकता से ही वंचित करने की साजिश की जा रही है। दीपांकर भट्टाचार्य को सुनते हैं। हम चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति, आशंका और चिंताओं से अवगत कराने के लिए आए थे। और बिहार के लोगों को पता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने गया है। इसलिए सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के मतदाताओं को मैं बता देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद, हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है। क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। जो मनोज जी ने अभी बताया कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिहार से बाहर माइग्रेट करते हैं। और चुनाव आयोग ने अब ये कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे, चुनाव आयोग की नज़र में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब करीब साफ साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये जमीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नज़र में संदिग्ध है, ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, दे विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे
वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग। तो नागरिकता दांव पर लगी है, ये कहना है दीपांकर भट्टाचार्य का, सीपीआई माले के महासचिव। और बिहार में इस जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर बहुत बड़ी आशंकाएं हैं कि किस तरह से ये लोगों को उनकी नागरिकता छीनने की एक साजिश की जा रही है। अब इसको लेकर क्या कहना, जिस तरह से आरजेडी नेता मनोज झा कह रहे हैं कि जनता सड़कों पर उतरेगी और इस तरह से चुनाव आयोग को करने नहीं दिया जाएगा, मनमानी करने नहीं दी जाएगी। यानी वो ये दावा भले ही कर रहा हो कि नया आयोग है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनता उसको ये बताएगी कि इस आयोग की ताकत जो उसको मिली है संविधान से, उस संविधान की ताकत भी जनता ही है, कोई और नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो चुनाव आयोग बना है वो इस संविधान ने बनाया है, और अगर ये संविधान ही खतरे में है तो ये चुनाव आयोग भी खतरे में है। बहुत सीधी सी बात है, चुनाव अगर संविधान ने बना दिया चुनाव आयोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आयोग को राज करने का अधिकार मिल गया। तो इस संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं और संविधान को आप कुचल नहीं सकते हैं। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की भी है, इस देश के आवाम को बचाने की भी है, गरीबों को बचाने की भी है, आम मतदाता का मताधिकार बचाने की लड़ाई भी है। ये सारी लड़ाई है और एक दुरभिसंधि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो चुकी है कि किस तरीके से देश के नागरिकों का मताधिकार छीना जाए। आज गरीबों का मताधिकार छीना जा रहा है समीर जी, कल को जो विदेश चले गए हैं लोग, उनका भी मताधिकार छीन लिया जाएगा, उनकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या ये भी इस तरीके का ला सकता है चुनाव आयोग, या सरकार लेकर आ सकती है? बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर समीर जी एक तरीके से कहा जाए कि ये जो सब किया जा रहा है ये नागरिकों के मताधिकार छीनने का प्रयास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है कि अब देश की जनता उसको वोट देने नहीं जा रही है। तो इसलिए अगर वोट देने नहीं जाएगी तो हम अपनी जनता खुद चुन लेंगे, जो हमको वोट देंगे, वोट देने का अधिकार उन्हीं को रह जाएगा। जी बिल्कुल, जो वोट देगा उसी को वोट देने का भी अधिकार होगा। ये बहुत अजीबोगरीब फैसला है, या अगर ऐसा हो रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है वो नया आयोग है, कुछ भी कर सकता है, तो ये अपने आप में उसका बहुत ही बड़ा बयान है। और जो संविधान के तमाम जो उस मूल तत्व है उनको किस तरीके से खारिज करता हुआ वो बयान दे रहा है। दरअसल ये बयान उस पर दिया गया है कि चुनाव आयोग ये नियम बना रहा है कि कौन आ सकता है उससे शिकायत करने के लिए, और कौन किस पार्टी के किस पद के किस हैसियत के व्यक्ति आ सकते हैं। सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी के प्रमुख ही उससे शिकायत कर सकते हैं और एक बार में 2 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। ये इस तरह के फरमान, अभी तक तो कभी ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से ये बंदिश नहीं लागू की गई है, लेकिन इस तरह की बंदिशें लागू की जा रही हैं। और जो उसके बाद प्रतिनिधिमंडल अगर मिल रहा है तो जो शिकायतें उसकी हैं उन शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब ये जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का कहना है कि वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और चुनाव आयोग को मनमानी नहीं करने देंगे, इससे लग रहा है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है पूरा इंडिया गठबंधन, विपक्ष बिहार में चुनाव आयोग के साथ। और ये दिख रहा है कि कैसे चुनाव आयोग इग्नोर कर रहा है पूरे के पूरे विपक्ष को। एकजुट होकर एक साथ वो एक ही शिकायत लेकर आए हुए हैं, लेकिन उसको सुनने से सीधे तौर पर वो मना कर रहा है। हाँ बिल्कुल, सीधे सुनने से मना कर रहा है समीर जी। और जो गए थे लोग वो भाई या तो सरकार में है या सरकार से अगर बाहर है तो प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो आप उनसे भी नहीं मिलेंगे तो आप आखिर मिलेंगे किससे? और सवाल यह है कि अगर प्रमुख विपक्षी दल नहीं भी है, अगर कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उसके बाद भी अगर आप जो है ये चाहें कि साहब ऐसे कैसे आप नहीं मिलेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और निश्चित तौर पर समीर जी ये मामला तो गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर विपक्ष जो है वो तेज अपनी कार्रवाई करेगा निश्चित तौर पर, और आंदोलन भी करेगा, और जो कानूनी रेमेडी हो सकती हैं उनकी तरफ भी आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सूचनाएं भी आ रही हैं कि कुछ नागरिक संगठन इसके जो चुनाव आयोग का फरमान है उसको कोर्ट में भी चुनौती देने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा आर पार की लड़ाई लड़ने का मुद्दा दिख रहा है और राजनीतिक दलों का, उनका ये कहना कि वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव, उन्होंने भी चुनाव आयोग के इस नए फैसले पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि जनता अब इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले और लिखा है कि बिहार के आम लोगों, युवाओं, दलित, अति पिछड़े सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि अपने गांव में बीएलओ और किसी चुनाव कर्मी को घुसने न दें। कोई ज़बरदस्ती आ जाए तो चाय पानी करा विदा कर दें, लेकिन कोई कागजात
या कोई डिटेल न दें। देखते हैं ये कैसे मतदाता पुनरीक्षण की नौटंकी करते हैं। सविनय अवज्ञापूर्ण बहिष्कार यानी गांधीवादी तरीके से इसके खिलाफ चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ लड़ने की अपील कर रहे हैं। यहाँ एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएलओ चूंकि 1 महीने के भीतर ये सारा कुछ चुनाव आयोग को कराना है, ये भी पूछा जा रहा है कि आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आप पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लेंगे। उन लोगों को भी आप उनके जो सर्टिफिकेट है वेरीफाई कर लेंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ से बाहर रह रहे हैं, पलायन किए हुए हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं दूसरे राज्यों में। ऐसे करीब 22% लोग हैं जो बिहार के हैं लेकिन बिहार में रहते नहीं हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिहार से बाहर है, वो मतदान अपने राज्य में ही करते हैं, यहीं पर आकर वोट करते हैं। और दूसरी ये बात, जो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए और चीज़ों के लिए गए हुए हैं या फिर आने वाले दिनों में वहाँ पर बाढ़ की समस्या शुरू ही हो गई है, विस्थापित होना पड़ता है अस्थायी रूप से, इन सारे लोगों का कैसे आप करेंगे? उसके लिए बीएलओ हैं और बीएलओ के साथ कुछ स्वयं सेवक लगाए गए हैं। उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है कि ये स्वयं सेवक कोई और नहीं, बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। ये विपक्ष का आरोप है। अखिलेश यादव तक ने इस पर सवाल उठाया है और अब वही बात पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो लोग भी आए आप उनको कागजात न दें, यानी सविनय अवज्ञा करें और इसका बहिष्कार करें। हाँ, सविनय अवज्ञा करें, इनका बहिष्कार करें, ना दें। ये पप्पू यादव का अपना आह्वान है। वो निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के समर्थन में हैं, उनका है। और उससे पहले उन्होंने, समीर जी, 12 घंटे पहले एक और ट्वीट किया, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य रात्रि मतलब उन्होंने लगभग ट्वीट किया। और वो ट्वीट भी उन्होंने जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। उसमें जो कल रात में उन्होंने देर रात ट्वीट किया है, उसमें लिख रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग अपना वोटर पुनरीक्षण की नौटंकी बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ हम महायुद्ध छेड़ेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है पर जनता सर्वोपरि है। चुनाव आयोग जनता की सेवा के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, पर रक्षक ही भक्षक बन जाएगी तो उसका उपचार जनता के द्वारा हम लोग करेंगे। अब ये मुद्दा बहुत ही गंभीर हो चुका है और चूंकि चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो लोकसभा चुनाव से लेकर और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, मतदाता सूची को लेकर ही उसकी कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठे। प्रमाणों के साथ उसके पास शिकायतें दर्ज कराई गई, कोर्ट में भी मामला है और साफ दिख रहा है कि कैसे चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई शिकायत नहीं सुनी और अब बिहार में जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश की जा रही है, उसको लेकर अब जनता सड़कों पर उतरने को तैयार दिख रही है। हाँ बिल्कुल, अब जनता सड़कों पर उतरने को तैयार दिख रही है। एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में होगा समीर जी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और चुनाव आयोग को जो है वो बताया जाएगा कि उसकी क्या स्थिति है, क्या उसके अधिकार हैं और किस तरीके से वो संविधान से बाहर नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग शासक नहीं है, राजा नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक तरीके से कहा जाए कि एक ऐसी संस्था है जिसको चुनाव संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको वही काम करना है। आप जो, और सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि जो संविधान कहता है वो ये कहता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है उसका वोट बने। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वोट बने और वोट डाले, ये सुनिश्चित करे। तो ये चुनाव आयोग रोकने वाला कोई नहीं है कि ये नहीं कह सकता कि आपका वोट नहीं बनने देंगे, बल्कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो भी 18 वर्ष का हो गया है उसका वोट बने। तो चुनाव आयोग नहीं भाग सकता, भले नया चुनाव आयोग हो। ठीक है कि आप एक तरह से कहा जाए कि मोदी जी के आप बहुत चहेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय और जो नए चुनाव आयुक्त महोदय बने हैं और सरकार के आप बहुत चाहते हैं, तो आपको अपना ऋण चुकता करना है तो आप कीजिए अपना ऋण चुकता। लेकिन इस ऋण चुकता करने के चक्कर में आप संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकता, ये महत्वपूर्ण बात है। तो चुनाव आयोग को ये समझना पड़ेगा और नहीं समझेगा तो देश की जनता आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी फिर चुनाव आयोग की होगी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। जी बिल्कुल, विपक्ष कह रहा है कि वो सड़कों पर उतरेगा और इसके खिलाफ जो संवैधानिक संस्था अगर रक्षक से भक्षक बनने लगेंगी तो उनके खिलाफ जनता ही उतरेगी, क्योंकि इस संविधान की भी जो शक्ति है वो कौन है, वो देश की जनता है। और एक बार सुनेंगे जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं, उन्होंने किस तरह की ये आशंका जताई है और चिंता जताई है कि कैसे जो चुनाव आयोग का नया फरमान है
इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला तबका गरीब है, दलित है, पिछड़ा है और जो मजदूरी के लिए या अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर गया हुआ है, जिसके पास रहने के लिए भी घर नहीं है और उनके पास दस्तावेज को रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है। मनोज झा भी वही बात कर रहे थे। आखिर वो कैसे 1 महीने के भीतर चुनाव आयोग के इस फरमान का पालन कर पाएगा, उसका जवाब दे पाएगा। सुनते हैं राजेश राम को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनका क्या कहना है। तो ये पूरा मुद्दा जो है अब जनता के लिए एक बहुत गंभीर बन गया है और जनता इसको लेकर निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो रवैया है वो बहुत ही गंभीर है। वो विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है और कैसे मनमाने तरीके से काम कर रहा है और उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहा है कि ये नया आयोग है और इसी तरीके से वो काम करेगा। जैसा कि संजय राउत ने कहा था कि ये नया वाला चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, एक उदाहरण उन्होंने भी दिया। हाँ बिल्कुल, एक उदाहरण उन्होंने भी दिया था कि कैसे काम कर रहा है और ये बताया था कि 39 लाख वोटर जो हैं ये वहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए, कहाँ से चले तो कहाँ पहुँच गए, ये उन्होंने बताया था। तो अब जो उनका बताया हुआ है वो सच साबित हो चुकी हो। साबित क्या, चुनाव आयोग खुद ही कह रहा है कि हाँ बिल्कुल है, ये नया आयोग है, जिसको चाहेगा उसको वोटर बनाएगा, जिसको चाहेगा उसका नाम काट देगा। खैर सुन लेते हैं पहले राजेश राम को, बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आगामी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव, और ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, चुनाव के बीच में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है मात्र 25 दिन के तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के लोगों के साथ वोट देने के लिए वंचित करने का काम किया है, उसके लिए हम लोग बिहार से और हमारे सभी नेतागण इंडिया गठबंधन के अवगत कराने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ देख करके काफ़ी आश्चर्य हुआ और देख करके ये आश्चर्य हो रहा था कि अंदर हमारी बातों को, डेलीगेशन को सुनने के लिए भी नहीं तैयार था। हम लोग आधा घंटा 45 मिनट डेलीगेशन अंदर जाने के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो इसलिए उसी समय मुझे ये जो है महसूस हो रहा था कि शायद अंदर जाकर के हम बिहार के मतदाताओं के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए हुए संविधान में अधिकार है, जो हर व्यक्ति को एक वोट देना है, उनके अधिकार छीने जाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, केवल वो अपनी बातें समझा रहे थे कि जो है इसको फॉर्म कैसे भरना है, कितना दिन में प्रक्रिया पूरा करना है। लेकिन जब हमने कहा कि अभी जो है 18 जून को मानसून ब्रेक करने के बाद बिहार के दिहाड़ी मजदूर के सुखाड़ वाले एरिया, चूँकि वहाँ बिहार जो है 2 परिक्षेत्र में वहाँ बटा हुआ है प्राकृतिक रूप से, पहला उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार में जो है ये प्रकृति पर जो है निर्भर कृषि होती है। वहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट में मानसूनी सत्र में आ करके वो अपना बुआई करने आते हैं। तो आप 25 दिन में आज से जोड़े तो मात्र 20 दिन होता है, और उस 20 दिन में वो दिहाड़ी करने वाले लोग के घर पर जब आपके बीएलए जाएंगे और जो आपके कर्मचारी जाएंगे वो नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था। पहली तो मैंने ये कहा। दूसरा जो है ये बातें है कि जब प्राकृतिक आपदा में अभी बाढ़ आने वाली है, सभी नदियाँ उफान पर जो है शुरू हो गई है, तो वैसे हालत में उत्तरी बिहार के जो लोग हैं 70 से 90% लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और उनकी जो प्रभाव से जो पानी जब जाते हैं उनके कटाव से उनकी प्रकृति जहाँ रहते हैं उनकी प्राकृतिक घर भी कट जाते हैं, और बाद में वो बाढ़ के पानी घटते हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी मकानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो वैसे लोग कैसे आप प्रूफ करेंगे। ज़मीन के डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं इस पर आपको जो है उनको एग्जम्पशन करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन द्वारा किसी भी पॉजिटिव सवाल के जवाब नहीं मिले, इसलिए आने वाला समय में जो बिहार के जो 8 करोड़ हमारे मतदाता हैं
वो 8 करोड़ मतदाता में से, जैसा कि उनकी बातों से ये सहमत में आया है कि ये 20% पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि 20% वोटर को हम वोट देने से वंचित करेंगे। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, खास करके बिहार में इंडिया गठबंधन के लोग, हम एक चुनौती ये समझते हैं और वोटरों को मताधिकार के अधिकार के लिए हम लोग रक्षा करने के लिए। तो ये राजेश राम बिहार का प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरी बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। किसी और राज्य में इस तरह की के अपने फरमान लागू करने की बात होती चुनाव आयोग की तो एक बार समझा भी जा सकता था। जहां बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि इतनी जल्दी इस काम को नहीं कर सकते हैं, अपना जो परिचय पत्र है उसको सत्यापित नहीं करा सकते हैं, तो फिर आखिर इसको लागू करने की, ऐन चुनाव से पहले लागू करने की क्या जरूरत थी। 22 साल पहले जब 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था तब इसमें करीब 2 साल लगे हुए थे, तो आप 1 साल के भीतर या 1 महीने के भीतर आप इसको कैसे करा सकते हैं। और किस तरह से BLO जो होते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो चुनाव के में मतदाता सूचियों को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उनकी कार्यप्रणाली किस तरीके से हमेशा ही संदिग्ध रहती है। कुछ लोग एक विधानसभा के चुनाव में बाहर कर दिए जाते हैं, कुछ लोकसभा चुनाव में, वो BLO आपके 1 महीने के भीतर पुनरीक्षण भी कर लेंगे, नई सूची भी तैयार कर देंगे, ये कैसे संभव होगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी है उसने भी इसको एक साजिश कहा है कि ये उसी साजिश का हिस्सा है जिस साजिश के तहत तमाम संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इन्होंने लिखा है कि संविधानवादियों, सावधान मनुवादी भाजपा और RSS का संविधान विरोधी एजेंडा अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। शासकीय कार्यों और प्रतीकों से देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ योजनाबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। पहले सरकारी विज्ञापनों से अशोक स्तंभ हटाया गया, फिर महाराष्ट्र विधानमंडल से अशोक चक्र को हटा दिया गया और अब औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में लगाए गए पोस्टर्स में अशोक स्तंभ की जगह सेंगोल दर्शाया गया। जब वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया तब जाकर सेंगोल वाले पोस्टर्स को हटाया गया। ये घटनाएं महज संयोग नहीं, ये संकेत है कि बीजेपी और RSS मनुवादी विचारधारा को सरकारी व्यवस्था और प्रतीकों में जबरन थोपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। देशवासियों को इस गहरे खतरे को पहचानना होगा। इसी के संदर्भ में इसको भी लिया जा रहा है जो ये इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं अमलेंदु जी की, कैसे मतदाता सूची से बाहर करके उसके बाद फिर उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठेगा और इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर उनकी नागरिकता छीनने की भी कोशिश की जाएगी। हाँ बिल्कुल, नागरिकता छीनने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जा रहा है साफ तौर पे कि अब जो है अशोक स्तंभ हटाकर सेंगोल स्थापित किया जा रहा है। तो यानी जो लोकतंत्र है समीर जी और जो संविधान है उसको बुलडोज करने की बीजेपी जो आरोप लगता रहा है विपक्ष की तरफ से, उस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, ये कहा जा सकता है। और ये जो सेंगोल लगाने की या अशोक स्तंभ हटाकर ये घटना, ये ऐसा नहीं है किसी अधिकारी ने अपने मन से कर दिया होगा। ये धीरे धीरे कहा जा रहा होगा कि आपको इस तरीके से आगे करना है, तो ये धीरे धीरे चल रहा है। सीधे ऊपर कहीं से होता तो इस पे चूंकि बड़ा आंदोलन होता तो पहले एक जिले में इसको टेस्ट करके देखा गया होगा, तो वो टेस्ट जब नहीं हुआ तब फिर आगे इसको जो है किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है, वंचित बहुजन अघाड़ी ने ट्वीट करके बताया समीर जी। जी बिल्कुल, वो इसको लेकर अब पूरा जो संविधान को बदलने, संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ करने, ये सारे आरोप लग रहे थे। बिल्कुल वही आरोप विपक्ष का कहना है कि इस मतदाता सूची के जरिए जो चुनाव आयोग जो फरमान जारी किए हुए हैं इसमें भी वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। उसी का एक्सटेंशन दिख रहा है, उसी का एक पॉइंट दिख रहा है कि कैसे गरीबों को, वंचितों को और जो लोग वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो सरकारी सहायता जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनको कैसे इन सारी चीज़ों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है अगर मतदाता सूची से ही नाम गायब हो गया तो फिर उनके पास और दस्तावेज क्या होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आधार कार्ड जिसको सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रचारित किया गया है और है भी, और वोटर आई कार्ड से उसकी लिंकिंग कराई गई है, अब उस आधार कार्ड को ही ज़रूरी दस्तावेज नहीं माना जा रहा है। आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज नहीं माना जा रहा है और खुद जो मतदाता पहचान पत्र है उसको नहीं माना जा रहा है। नहीं माना जा रहा है, जी हाँ। यानी अपने ही डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहा है चुनाव आयोग।
और जबकि वो मतदाता पहचान पत्र के आधार पर आप दुनिया में तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन मतदाता पहचान पत्र को चुनाव आयोग ही नहीं मान रहा है। यानी अगर आप आधार कार्ड बनवा, देखिए खेल क्या है, आधार कार्ड आपको बनवाना है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, तब आधार कार्ड बनेगा। जी। और आपको मतदाता पहचान पत्र बनवाना है तो आपको जाने क्या क्या लेकर आना पड़ेगा। अब जन्म का सर्टिफिकेट लेकर आइए। पहले आपने कहा कि आधार से जोड़ेंगे मतदाता पहचान पत्र को, क्यों जोड़ेंगे भाई? फिर अगर आपको नहीं मानना है आधार कार्ड को तो आप क्यों जोड़ेंगे? फिर ये बताएं। फिर डाटा बेचना है क्या? चुनाव आयोग लोगों का डाटा बेचेगा, इसलिए आधार कार्ड से जोड़ने की बात कर रहा था। तो ये तो यही लगता है कि आप डाटा बेचने के लिए कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मानिए फिर आप आधार कार्ड को। मनरेगा का जॉब कार्ड, उसको भी आप नहीं मानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी आप नहीं मानेंगे। अरे भाई तो मानोगे क्या? मोदी जी से लिखवा के लाए तब मानोगे। और आप नहीं मानेंगे और आप हर साल ऐसे ही फरमान जारी करेंगे तो लोग पूरे साल भर मतदाता सूची बनवाने के लिए या फिर वो जो दूसरे आई कार्ड हैं उनको बनवाने के लिए परेशान होते रहें, और न परेशान हो तो वो इनके पास कोई अपना पहचान पत्र ही नहीं जाएगा। बिल्कुल यही साजिश जो आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, जो आरोप लग रहे हैं, और आरोप यही लग रहे हैं कि ये नागरिकों की नागरिकता छीनने का तरकीब जो है वो चुनाव आयोग के जरिए निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी बिल्कुल, ये आरोप लगा रहा है और इस तरह से इसकी शुरुआत इसको कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यही बात कही है और ये कहा भी है कि आखिर आप हमेशा हम क्यों दस्तावेज दिखाएं, आपको क्यों ज़रूरत है कि हर चुनाव में आप मांगेंगे। अभी साल भर पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें आपने उसको नहीं, उन दस्तावेजों को आप नहीं मान रहे हैं। तो क्या इससे ये समझा जाए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें जिन वोटर्स ने बिहार में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, वोट डाला, इसका मतलब कि वो जो अवैध वोटर्स थे, अवैध वोटर्स के बदले यहाँ पर सांसद चुने गए और सरकार बनी हुई है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को एक बार और क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए हैं। और जातीय जनगणना में रिपोर्ट में तो सब आया, हर जाति में बिहार में गरीब लोग 96 लाख परिवार जिसका 6000 से कम आय है, जिसको हमारी बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रखा। ये वही लोग हैं। लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड, जो बिहार से पलायन जो मजदूर करते हैं, तकरीबन 3 करोड़ है। अनरजिस्टर्ड मिला लीजिए तो 5 करोड़। कहां से आएंगी, कैसे बनेगा? तो ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। तो ये गंभीर मामला है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिर ये लोग जो उनको नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी, वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और गंभीर सवाल है। अब जनता इसको लेकर किस तरीके से इस चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध करती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये जिस तरह से एक समय सीमा तय की गई, शुरुआत भी उसकी हो गई, अब कुछ ही दिन 25 जुलाई तक ही उसका समय है। कौन जाकर वहाँ दे पाएगा? बिहार में अगर कोई रह रहा है पंजाब में, वहाँ जाने के लिए उसको 2 महीने पहले तो टिकट कराना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनों में टिकट ही नहीं मिलता। इसका मतलब चुनाव आयोग जान रहा था कि अगर हम इस तरह का प्रतिबंध लगा देंगे, इस तरह का फॉर्मेट जारी कर देंगे तो बड़ी संख्या में लोग अपने आप ही इसका रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे। रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे तो उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, विपक्ष का ऐसा आरोप है समीर जी। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। डी राजा जो CPI के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी कल इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमने कहा
चुनाव आयोग से कि भाई एक आप जो स्पेशल इंटेंसिव SIR शुरू किया गया है तो ये आप इसको स्थगित करें, क्योंकि बिहार में बाढ़ भारी बारिश की आशंका है, ऐसे में कम समय में ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थगित किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो हमारे अनुरोधों से सहमत नजर नहीं आया, ये डी राजा का कहना है। जी, तो सुन लेते हैं डी राजा ने क्या कहा है। चुनाव आयोग में से जो प्रतिनिधिमंडल मिला है इंडिया गठबंधन का, उसमें वो भी शामिल थे। सुनते हैं डी राजा को। We went there to discuss the problems involved in holding Bihar elections, because there is an exercise which has been initiated, started by Election Commission, that is Special Intensive Revision, SIR. And from our party side, from other party side, we asked the Election Commission to postpone that SIR, because Bihar will face floods, heavy rains and natural calamities that should be taken into consideration. तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, भौगोलिक दिक्कतें हैं, मौसम संबंधी दिक्कतें हैं, उनसे बिहार के लोगों को रूबरू होना पड़ता है। बारिश का समय है और बाढ़ का समय है। अब तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, जो रह भी रहे हैं वहाँ पर, उनके सामने ये समस्या होगी कि वो कैसे खुद को बचाएं। दस्तावेज तो छोड़ दीजिए, और बड़ी आबादी है वहाँ पर कई इलाकों में रहने वाली, जिनका कि हर साल बाढ़ में बहुत कुछ बह जाता है। जाहिर तौर पर ये दस्तावेज जिनका वो चुनाव आयोग चाह रहा है कि वो 15-20 दिन के भीतर उनको सत्यापित करा दे और उनके पास पहुंचा दे, वो दस्तावेज उनके पास होंगे ही नहीं। हाँ, वो दस्तावेज उनके पास होंगे ही नहीं। और समीर जी, किस तरीके से दलितों वंचितों के खिलाफ एक मतलब षड्यंत्र पूरे देश में और हर संवैधानिक संस्था के जरिए रचा जा रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। और ये मतदाता जो पुनरीक्षण है, ये भी दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को उससे बाहर करने का है। इधर एक नया मसला खड़ा यह हुआ है समीर जी, कि जो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड कमीशन है, उस पर एक बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो उसके SC/ST विभाग के चेयरमैन हैं, SC विभाग के। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, उसके पास 6 लाख और 2,177 शिकायतें आईं, और 6 लाख यानी 6 लाख से ज़्यादा शिकायतें आई, और उनमें से केवल जो है 5,883 शेड्यूल्ड कास्ट की और शेड्यूल्ड ट्राइब की केवल 1,783 शिकायतों पर सुनवाई हुई। कितना गंभीर मामला है, इसको गंभीर मामला है कि शिकायतें जो है वो लाखों की संख्या में है और सुनवाई कुछ हजार की संख्या में है। यानी जो शिकायतें हैं उनका संज्ञान किस तरीके से, कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। स्पेशली जो आयोग इसीलिए बना है SC और ST की शिकायतों को सुनने के लिए, उसकी गंभीरता पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस के नेता राजेंद्र पाल गौतम। सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने, और भी तमाम उन्होंने आंकड़े दिए हैं और बताया है कि ये आयोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो SC/ST कमीशन पर आरोप है, इनको सुनते हैं राजेंद्र पाल गौतम ने। और भी कई चीज़ें कही हैं और कहा गया है कि अगर शिकायतों पर सुनवाई नहीं करनी है तो फिर ये कमीशन बनाया क्यों गया है। तो राजेंद्र पाल गौतम क्या कह रहे हैं, एक बार सुना जाए उन्हें। ऐसे में ज़्यादा शर्म तब आती है जब हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर सुनवाई के लिए नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन बनाया गया। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन में 6,02,177 कंप्लेंट्स आई हैं, ये मैंने डाटा निकाला है। और 6,02,177 में से 5,843 शेड्यूल्ड कास्ट के और 1,784 शेड्यूल्ड ट्राइब के केसेज है जिन पे उन्होंने कोई सुनवाई करी है। तो 6 लाख केस में से SC/ST के दोनों के मिलाकर, दोनों कमीशन को जोड़ दो तो दोनों को मिलाकर लगभग 7,500, 6 लाख से अधिक केसों में से 7,500 केस में केवल सुनवाई की और उसमें भी रिजल्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाया किस लिए है? शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया किस लिए है? शेड्यूल कास्ट कमीशन में 2-2 मेंबर की पोस्ट खाली पड़ी है। या तो आप कमीशन को खत्म कर दो, अगर आप उनको कोई पावर नहीं देना चाहते, आप उसका पूरा गठन तक भी नहीं कर रहे हैं और चेयरमैन समन करके उन पर कार्रवाई तक नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
जितने भी इस तरह की जजमेंट है जिसमें कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी के अंदर हाई कोर्ट एक्यूज को यह कह के बरी कर देता है ये अपर कास्ट का है, ये अछूत के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, या उनकी जजमेंट में जो इस तरह का भाव, जातिवादी भाव नजर आता है, कम से कम ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई गाइडलाइन ड्रॉ होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ताकि कोई भी जज वो ये ना भूले कि उनको जो पावर मिली है वो देश के संविधान से मिली है और जज की कोई जाति और धर्म नहीं है। जज को सबूतों के आधार पे, कानून के आधार पर अपना जजमेंट देना है। अगर वो जज जातिगत मानसिकता या धर्म की मानसिकता से बैठेगा तो न्याय क्या देगा? एक तो उस पर हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको गंभीरता से लें। दूसरा, हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कमीशन को जो संविधान के तहत जो गठित है, जो उसको पावर दिए। तो इससे बड़े आरोप लगाए हैं कि आखिर ये आयोग के गठन का, इसको बनाने का फिर फायदा क्या है? इतनी बड़ी संख्या में जो आंकड़े हैं बहुत हैरान करने वाले हैं अमलेंदु जी, कि 6 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं और मुश्किल से उसमें 5,000 पर सुनवाई हुई है। फैसला क्या आया है वो तो और भी कम होगा। हाँ, फैसला तो और भी कम होगा, हो सकता है फैसला कुछ 10 में ही हो। जब सुनवाई ही नहीं हुई तो फिर कहाँ से फैसला भी आएगा, ये भी सवाल है। यानी 6 लाख से ज़्यादा शिकायतें हैं और अगर कुल मिलाकर लगभग 7,000 के आसपास शिकायतों पर ही समीर जी अगर सुनवाई हो पाई, यानी 10% भी आपका जो है वो स्टैगनेट नहीं है सुनवाई का। और राष्ट्रीय नेशनल SC कमीशन बना हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर जो शिकायतें, ये गंभीर मसला है एक तरीके से। और जो न्यायपालिका को लेकर बहुत सारे सवाल जो राजेंद्र पाल गौतम ने उठाए समीर जी, वो निश्चित तौर पर सही है कि भाई जैसे निर्णय दे दिया गया कि सवर्ण जाति का व्यक्ति है तो वो कैसे जो है वो दलित महिला के साथ जो है दुष्कर्म करेगा, इस तरीके दे दिए। तो यानी ये जातिवादी मानसिकता किस तरीके से न्यायपालिका में, इसको लेकर भी राजेंद्र पाल गौतम जो कांग्रेस के SC विभाग के चेयरमैन है, वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये गंभीर मसला है। हालांकि अभी खबर आई है समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण को लागू किया गया है और कुछ उसमें भर्तियां शायद की जाएंगी। ये खबर आई, अभी उसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसके बारे में चलते चलते मैंने देखा था, लेकिन ये किया गया। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासतौर से तब जब जस्टिस BR गवई जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इस तरीके के जजों की जो मानसिकता है उस पर कैसे लगाम लगे, इसको लेकर विचार होना चाहिए और न्यायपालिका में भी आरक्षण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये गंभीर आरोप लगाए हैं राजेंद्र पाल गौतम ने, जो कांग्रेस पार्टी के SC विंग के चेयरमैन है, और उनका कहना है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन में 6 लाख से ज़्यादा शिकायतें आई हैं, जिनमें सिर्फ 5,843 और ST में तो और भी कम 1,783 शिकायतों पर सुनवाई हुई है। तो एक गंभीर आरोप है ये इन आयोग पर, और उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग के पास पावर नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको बनाने का फ़ायदा क्या है, क्या केवल दिखाने के लिए है। और बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो सुविधाएं भी दी गई हैं, उनके लिए जो फोरम भी दिए गए हैं, वहाँ पर भी उनको प्रॉपर तरीके से कोई एक न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये एक गंभीर मसला है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, जो गंभीर मसला बना हुआ है, वो है चुनाव आयोग का व्यवहार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली। वो किस तरीके से, विपक्ष का कहना है कि मनमाने तरीके से बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है, और दूसरी ओर राजनीतिक दलों के लिए भी ये तय कर रहा है, ये नियम बना रहा है कि उसके साथ मुलाकात करने के लिए कौन लोग आएंगे। राजनीतिक दलों के प्रमुख ही जा सकते हैं, यानी राजनीतिक दलों के फैसले भी चुनाव आयोग खुद ही लेगा कि उसके पास कौन मिलने आएगा। हाँ बिल्कुल, अब मतलब ये एक तरीके से कहा जाए कि खुद राजनीतिक दल बन गया है चुनाव आयोग, ये आप कह सकते हैं। मतलब जो रेफरी था वो खुद एक पार्टी बन गया। तो फिर क्या होगा, मतलब अगर जज साहब जो हैं वो खुद जो है वो जांच भी करने लग जाएं और खुद ही मुल्जिम भी हो जाएं, तो फिर नतीजा क्या आएगा, ये समझा सकता है। तो बहुत गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष की तरफ से, खासतौर से इंडिया गठबंधन की तरफ से लग रहे हैं, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी शायद इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रही है। चूँकि जिस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य और राजेश्याम जो वहाँ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मनोज झा जो RJD के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इसको हम
चुनाव आयोग को मतदाताओं का जो मताधिकार है उसको छीनने नहीं देंगे, इससे लगता है कि एक बड़े आंदोलन अब तैयार हो रहा है। और शायद अब इंडिया गठबंधन ये तय कर चुका है कि इस चुनाव आयोग से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, आर पार करना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र वास्तव में अब खतरे में है। अब ये सिर्फ नारा नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव ने कि जो लोकतंत्र की धरती जो है वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। और चुनाव आयोग की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण जो एक अधिकार मिला हुआ है देश के संविधान में लोगों को, वो है उनका वोट देने का अधिकार। अब सरकार चुनाव आयोग के जरिए लोगों का वही वोट देने का अधिकार वापस लेने की साजिश कर रही है, ये विपक्षी गठबंधन का कहना है। और विपक्षी गठबंधन की बात सुनी जरूर चुनाव आयोग ने कल देर शाम, जब गठबंधन के नेता उनके पास मिलने के लिए गए, लेकिन सीधे तौर पर नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने, यानी जो दोनों के बीच वार्ता हुई, उसको सौहार्दपूर्ण नहीं कहा जा सकता। यानी चुनाव आयोग के रवैये को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो राजनीतिक दलों पर जो प्रतिबंध लगाया है या सीमा तय की है कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है, जयराम रमेश, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तीन चार नेता गए होंगे तो उनको भी बाहर कर दिया कि नहीं, आप नहीं आ पाएंगे। हालांकि 11 राजनीतिक दलों के लोग गए थे, उस हिसाब से 22 लोग वहां जा सकते थे, फिर भी उनको बाहर रखा गया। तो राजनीतिक दलों पर इस तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए क्या चुनाव आयोग अधिकृत है, ये भी बड़ा सवाल है। और लेकिन चुनाव आयोग सफाई दे रहा है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है क्योंकि ये नया आयोग है। अब इस नए आयोग को लेकर बिहार की जनता क्या करती है, जो विपक्षी नेताओं के तेवर देखकर यही लगता है कि इसके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन होने की तैयारी की जा रही है विपक्षी गठबंधन की ओर से। क्योंकि अगर नहीं ऐसा होता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची से ही बाहर करने की साजिश की जा रही है, ये कहना है विपक्षी नेताओं का। चुनाव आयोग ने जो अपने नए नियम बनाए हैं, क्या होता है, रहेगी इन सब पर हमारी नजरें। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।